हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स सी लैंग्वेज में एक सेकेंडरी डेटा टाइप होता है। जैसे आपने ऑलरेडी एरे के बारे में पढ़ा हुआ है। एरे इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। उसी तरीके से स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डिसिमिलर मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को कंटेन करता है। जैसे अगर हम एरे की बात करें तो एरे के बारे में ये कहा जाता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो यानी कि आपको 10 मार्क्स स्टोर करवाने हैं। तो सारी वैल्यूज़ जो मार्क्स के अंदर आएंगी वो सारी वैल्यूज़ एक ही प्रकार की होंगी, एक ही टाइप की होंगी, है ना। तो वहाँ तो एरे चल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड चाहिए जिसमें उसका रोल नंबर हो, उसका नाम हो, उसका मार्क्स हो, या उसका कोर्स कोड हो, या बाकी डिटेल हो, एक समूचे रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तब हम एरे का यूज़ नहीं करते, तब हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर एक आपको नया मायना प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक नए तरीके का डेटा टाइप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे इंट है, फ्लोट है, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंट क्या करेगा, फ्लोट क्या करेगा, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। लेकिन स्ट्रक्चर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी से डेटा टाइप क्रिएट करें और उसमें अपनी मर्जी की वैल्यूज़ को स्टोर करवाएं, अलग अलग प्रकार की। बिल्कुल, कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर्स इन सी में अगर हम सबसे पहली बात लिखें तो दैट इज स्ट्रक्चर्स आर दी सेकेंडरी डेटा टाइप। इट इज अ कलेक्शन of dissimilar kind of elements. It is a new means to create a new data type according to one's requirement. तो इसमें जो मोटिव आता है वो ये है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम इसका यूज देखते हैं कि स्ट्रक्चर का सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स वाइज हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर और डिफाइन होता है। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, स्ट्रक्चर नेम, एलिमेंट की लिस्ट, और यहां पे हमारा आता है स्ट्रक्चर का वेरिएबल और सेमीकोलन। नाउ यू कैन सी दैट सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर विच इज वेरी मच सिंपल। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, स्ट्रक्चर नेम आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरिएबल नेम, इट्स अ स्ट्रक्चर नेम। एंड यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो स्ट्रक्चर का आपका नाम होगा ना, ये एक तरीके का आपका डेटा टाइप होगा जो आप अपने मर्जी से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नए तरीके का डेटा टाइप का नेम हो जाएगा जो आप जैसे इंट यूज़ करते हो, फ्लोट यूज़ करते हो, ऐसे अपनी मर्जी का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स में हमारे पास वो डेटा आएगा, वो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी जो मैं इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, विच
we can store in a structure. तो एलिमेंट्स कोई अलग चीज़ नहीं है, आपने पढ़ी हुई है, आपको पता है। जैसे अगर हमने रोल नंबर स्टोर करना है किसी स्टूडेंट का, मार्क्स स्टोर करना है, तो वो यहाँ पे हम एक वेरिएबल के रूप में ले लेते हैं, बट उनको यहाँ वेरिएबल ना बोल के एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे आप रोल नंबर को डिक्लेयर करें, कैसे डिक्लेयर करेंगे? इंट रोल। मार्क्स को स्टोर करना है, मान लीजिए मार्क्स आपकी फ्लोटिंग वेरिएबल है, तो आप कैसे स्टोर करेंगे? फ्लोट मार्क्स, ठीक है ना। तो आपके लिए वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स है, लेकिन वही इंडिविजुअल वेरिएबल्स जब स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर होते हैं, डिक्लेयर वही होंगे, सेम डिट्टो, तो उनको हम यहाँ पे वेरिएबल्स ना बोल के एलिमेंट्स बोलेंगे। अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्या यूज़ है, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है वो स्ट्रक्चर के बाहर उपयोग हो सकते हैं, लेकिन कैसे? स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सेस ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैसे एक्सेस होंगे? यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। जो भी आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, डॉट एलिमेंट। दिस इज द जनरल सिंटेक्स टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर आउटसाइड द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं मेन के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, ग्लोबल बन जाएगा। कोई भी चीज मेन के ऊपर डिक्लेयर होती है दैट बिकम्स ग्लोबल, सिंपल है। और इसको मैं मेन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, तो लोकल स्ट्रक्चर कहलाएगा। वो हमारी अपनी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि हम इसको कहाँ डिक्लेयर करना चाहते हैं। जब तक हम इसका कोई प्रोग्राम नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी मोटे मोटे तौर पे हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर हमारे पास एक सेकेंडरी डेटा टाइप है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये हमें अलाउ करता है कि एक नए तरीके का डेटा टाइप हम क्रिएट करें, उसमें नई तरीके की वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ मैं चाहता हूँ वैसी वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल और फ्लोट मार्क्स और कैर ग्रेड। और यहां पे मैंने स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिया, मान लीजिए st। तो st इज बेसिकली अ वेरिएबल नेम, स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम। This is the name of structure and these are the elements of structure। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब हम अगर रोल नंबर, मार्क्स या ग्रेड को कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं? तो हम देंगे st.roll इक्वल्स टू जो वैल्यू देना चाहें। मान लीजिए हमने दे दिया 101। st.marks की वैल्यू मान लीजिए हमने दे दी 85.5, क्योंकि फ्लोटिंग वेरिएबल है तो फ्लोट दे दिया। और ग्रेड देना चाहते हैं, मान लीजिए हमने ग्रेड दिया a, तो ये a ग्रेड आ गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैं जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा हूँ वो वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। व्हाट इफ कि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू देता हूँ यहाँ पे रोल इक्वल टू 101, मार्क्स इक्वल्स टू 85.5 और ग्रेड इक्वल्स टू a, तो ये गलत हो जाएगा, ये एरर है, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको ये भी पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम स्ट्रक्चर का यूज कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, अगर मेरे को किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड चाहिए मान लीजिए मुझे, तो रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड मुझे इंडिविजुअली डिक्लेयर करना पड़ता। यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता इंट रोल कैर ग्रेड फ्लोट मार्क्स। तो ये मेरे वेरिएबल सारे के सारे अलग अलग होते हैं, अलग अलग इनको मैं एक्सेस करता। ये किसी
डब्बे के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद नहीं है, तो हमें नहीं मालूम चलेगा कि ये किसी एक रिकॉर्ड से बिलोंग कर रहे हैं या ये इंडिविजुअल वेरिएबल्स है. दीज आर द इंडिविजुअल वेरिएबल्स विच आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वे है, और कोई भी कहीं भी लूजली वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, कोई कहीं भी एक्सेस कर ले, कोई सिक्योरिटी नहीं है इसकी. तो दे हैज नो सिक्योरिटी. हम स्टोर तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है कोई. एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहिए हमको किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए. नाउ स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स दैट, कि आपको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देता है कि ये चीज़ हमने बांध दी इस स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम इसके थ्रू करेंगे तो आपको एक सिक्योरिटी भी मिल गई. इसी सिक्योरिटी को आगे चल के C++ में हम और एक्सटेंशन देखेंगे, क्लासेस के अंदर इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, तब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी. पर अभी हम C लैंग्वेज में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है. लूजली करेंगे तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल, अनऑफिशियल और इनफॉर्मल सा केस लगेगा, तो कैजुअल सा केस लगेगा. हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर में बांधना है, देन वी हैव टू यूज स्ट्रक्चर. तो अब ये मेथड बिल्कुल ओके है. ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है. अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर ये गलत है तो इसको एक मिनट हटाते हैं, हम देखते हैं कि जो सही है ये इंटरनली कैसे स्टोर हुआ होगा. इंटरनली ये इस तरीके से स्टोर हुआ होगा कि जो मेमोरी है हमारी, वो स्टूडेंट को एलोकेट नहीं होगी, वो वेरिएबल को एलोकेट होगी. देखिए, स्टूडेंट इज अ नेम ऑफ अ स्ट्रक्चर और ST इज अ वेरिएबल ऑफ अ स्ट्रक्चर. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डेटा टाइप में, हमेशा डेटा टाइप में, डेटा टाइप को मेमोरी एलोकेट नहीं होती, वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है. इंट को मेमोरी एलोकेट होती है? नहीं. फ्लोट को मेमोरी एलोकेट होती है? नहीं. फ्लोट क्या है? वो तो डेटा टाइप है. खाली फ्लोट लिखेंगे तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी? नहीं. मेमोरी किसको एलोकेट होती है? जो वैल्यू होल्डर है. वैल्यू कौन होल्ड करता है? वेरिएबल. तो अल्टीमेटली जो मेमोरी का जो एलोकेशन है वो किसको हो रहा है? वो हो रहा है वेरिएबल को. ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारे वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल है ST, तो मेमोरी हमारी ST को एलोकेट होगी. अब जैसे इंट में फिक्स है 2 बाइट्स, फ्लोट में फिक्स है 4 बाइट्स, कैर में फिक्स है 1 बाइट. अगर हम टर्बो C++ 3.0 वर्जन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास डेटा टाइप फिक्स है, इनका साइज फिक्स है. लेकिन सेकेंडरी डेटा टाइप्स जो होते हैं उनके साइजेस फिक्स नहीं होते, यानी कि स्ट्रक्चर का साइज फिक्स नहीं है. यहाँ पे ये चीज़ फिक्स नहीं होती कि जी इतने बाइट्स ही एलोकेट होंगे. ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है. दैट टोटली डिपेंड्स कि आपने स्ट्रक्चर के अंदर कितने एलिमेंट्स डिक्लेयर किए हैं. जितने स्ट्रक्चर के अंदर आपने एलिमेंट्स डिक्लेयर किए होते हैं उसके हिसाब से स्ट्रक्चर का साइज तय होता है. मतलब अभी आपके पास स्ट्रक्चर में 3 वेरिएबल्स हैं, जो एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के तीनों के डेटा टाइप को ऐड कर लो. जैसे इंट 2 बाइट्स, फ्लोट 4, कैर 1, तो 2, 4 और 1 कितना हो गया? 7. तो ST को कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? कुल मिला के 7 बाइट्स एलोकेट होंगे, जिसमें 2 रोल के लिए, 4 मार्क्स के लिए और 1 ग्रेड के लिए. 2 रोल के लिए, 4 मार्क्स के लिए और 1 ग्रेड के लिए. ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से सुनना. रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड को मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है. उन्होंने तो बताया है कि कितनी एलोकेट होनी चाहिए, ना कि उनको एलोकेट हुई है. एलोकेट हुई है तो वेरिएबल को हुई है, ST नाम के वेरिएबल को. तो मेमोरी का जो आवंटन होगा, मेमोरी का जो एलोकेशन होगा, वो केवल ST को होगा, ना कि रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड. इसको दिमाग में पूरे अच्छे से बैठा लो, लॉजिक समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. बार बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज होता है कि एलिमेंट्स के बेस पे मेमोरी एलोकेशन होता है, एलिमेंट्स को नहीं होता. मेमोरी एलोकेशन C लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप वी हैव. इफ वी हैव इंट तो 2 बाइट्स, इफ वी हैव फ्लोट देन 4 बाइट्स, बट इफ वी हैव स्ट्रक्चर देन यू हैव टू कैलकुलेट. स्ट्रक्चर में फिक्स नहीं है भाई कितने एलिमेंट्स. अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ तो 4 और 2, 4 और 1 सॉरी 4 और 1 5 बाइट एलोकेट होंगे. दैट डिपेंड्स कि आपने यहाँ पे कितने ऐड ऑन कर रखे हैं, कितने माइनस कर रखे हैं. अब यहाँ पे जितने ज़्यादा वेरिएबल लेंगे उसके हिसाब से होगा. ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे और भी पूछता हूँ,
मान लीजिए यहाँ पे मैंने मार्क्स को मैंने 5 डिक्लेयर कर दिया होता कि एक बच्चे के 5 मार्क्स इनपुट करने हैं और 5 ही ग्रेड है उसके, रोल नंबर तो एक होगा, 5 मार्क्स 5 ग्रेड। अब ये मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ये गलती मत करिएगा कि ये 4 होगा, नहीं। अब ये एरे है 5 का, फ्लोटिंग एरे है, तो मतलब 20 बाइट तो यही हो गए। मतलब इस केस में 20 बाइट्स ये हो गए, 5 बाइट्स ये हो गए, क्योंकि ये तो 1 बाइट का ही होता है करेक्टर, और ये 2 बाइट हो गया। तो इस केस में मेमोरी कितनी एलोकेट होगी? 25 और 27, तो 27 बाइट्स एलोकेट होगा पूरे, ठीक है। क्योंकि ये एरे है, इसको आप केवल एक वेरिएबल नहीं मानेंगे। अब ये 5 वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, 5 फ्लोटिंग वैल्यूज है, तो हर एक के लिए 4-4 बाइट है, और 5 है तो 5 × 4 20 बाइट्स हो गया। उसी तरीके से 5 ग्रेड हो जाएंगे तो 5 बाइट्स हो जाएगा, एक एक बाइट एक एक ग्रेड के लिए। रोल नंबर 1 ही रहेगा, मतलब रोल नंबर तो सिंगल ही रहेगा, एक बच्चे के 5 मार्क्स और 5 ग्रेड। तो उसके हिसाब से 27 बाइट्स एसटी को एलोकेट हो जाएंगे इस केस में। तो मेमोरी का जो एलोकेशन है वो जरा ध्यान से समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी फिलहाल हम सिंगल वेरिएबल सिंगल एलिमेंट्स के रूप में बात कर रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंपल वेरिएबल्स ही हैं जिनको हम यहाँ पर एलिमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो एस को मेमोरी एलोकेट हुआ। अब यहाँ पे आ जाएगा जी 101, यहाँ पे आ जाएगा जी 85.5 और यहाँ पे आ जाएगा जी A, ठीक है। तो इनका जो एड्रेस होगा वो भी जैसे एरे में कंटिन्यूस होता है ना। अब इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर है, दूसरे वेरिएबल को कहाँ जगह मिल रही है मालूम नहीं है। इसमें आपको कंटिन्यू, जैसे एरे में कंटिन्यू एलोकेशन होता है, तो स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स को जो मतलब हमारे वेरिएबल को जो जगह मिलती है एलिमेंट्स के बेस पे, तो वो एक के बाद दूसरा इस तरीके से सीक्वेंस में ही होता है। तो मान लीजिए अगर इसका एड्रेस 1012 है तो 1012 1013 ये कंज्यूम करेगा, फिर 1014 से स्टार्ट होगा, 1014 1015 1016 1017 और फिर लास्ट में 1018 तक 1 बाइट। तो 1012 से लेके 1018 तक जाएगा, 7 बाइट हो जाएगा, 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि कुल मिला के 7 बाइट 1012 से लेके 1018 तक मेमोरी एलोकेट हमारी एसटी नाम के वेरिएबल को होगी। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? पक्का? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यूज, और इस तरीके से उसका मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं इसका। ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये चीज जो मैंने यहां दी है, ये मैं दूसरे तरीके से भी दे सकता हूं। कैसे? ये देखिए, अगर मैं वेरिएबल यहां डिक्लेयर करना नहीं चाहता हूं, अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर यहां करना नहीं चाहता तो मेरे पास एक सेकंड चॉइस भी है। मैं बाहर डिक्लेयर कर सकता हूं ऐसे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा पूरा, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा st इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू दे दूंगा मान लीजिए 101.85.5 और a, ऐसे। दिस इज अनदर वे टू डिक्लेयर वेरिएबल स्ट्रक्चर के पूरे कॉन्सेप्ट के बाहर, बट मेक श्योर कि आप सेमीकोलन जरूर लगाएं। दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता सपोज, तो इसको कोई मेमोरी का एलोकेशन नहीं होता, यानी कि स्ट्रक्चर डेफिनेशन हैज नो मेमोरी एलोकेशन। इसको नोट करके लिखेंगे, स्ट्रक्चर डेफिनेशन हैज नो मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया st इक्वल टू 101.85.5 और a। तो ये जो मैंने वैल्यू दी है, ये ऑटोमेटिकली जिस सीक्वेंस में मैंने अपने एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में जाके स्टोर हो जाएगी। यानी कि ये पहला मेरा वेरिएबल था, पहला मेरा एलिमेंट था रोल, तो ये रोल में चले जाएगी। ये मार्क्स के लिए था तो मार्क्स में चला जाएगा, ये ग्रेड था तो ग्रेड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको ऊपर नीचे कर दूंगा तो उसके हिसाब से फर्क आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूंगा तो मेरे को उसके हिसाब से यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वरना गलत वैल्यू चली जाएगी किसी और वेरिएबल में। तो जिस सीक्वेंस में आपने एलिमेंट्स दिए होते हैं
उसी सीक्वेंस में ये वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर होती है। और भी बड़े सारे वेरिएशन होते हैं। अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं, मान लीजिए पहली वैल्यू नहीं देना चाहता मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी सब चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अब हम इसमें एक बार और बस ये देख लेते हैं कि अगर मुझे इनको प्रिंट करवाना हो एक प्रोग्राम बना के, तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करवाने का सिंपल सा नियम है, इस पूरे प्रोग्राम को मैं मेन के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूँ इस तरीके से। देखिए, void main struct student int roll float marks char grade। तो एक्सेस करने का तरीका हमको मालूम है, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इनको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी मैंने लिखवाई थी एक लाइन कि मेमोरी जो एलोकेशन है वो स्ट्रक्चर के डेफिनेशन को नहीं होती, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को होती है मेमोरी एलोकेट। तो ये भी नोट करके लिख सकते हैं हम लोग, ओनली स्ट्रक्चर वेरिएबल हैज मेमोरी एलोकेशन। जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो केवल स्ट्रक्चर के वेरिएबल को होता है, ठीक है ना। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेरे को इनकी वैल्यू प्रिंट करवानी, तो मैं कैसे करवाऊंगा ये देखते हैं भाई। स्ट्रक्ट स्टूडेंट st 10 85.5 ग्रेड ए। मेरे को प्रिंट करवाना है इसको। तो प्रिंट, जैसे प्रिंट एफ देते हो, इंट के लिए एलिमेंट इंटीजर प्रिंट करने, तो परसेंटेज डी रोल नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी st डॉट रोल। फिर प्रिंट एफ मार्क्स इक्वल टू परसेंटेज एफ st डॉट मार्क्स। प्रिंट एफ ग्रेड इक्वल टू परसेंटेज सी st डॉट गेट ch प्रोग्राम टेक्स्ट, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट जो आएगा दैट इज रोल नंबर इक्वल टू 10, मार्क्स इक्वल टू 85.50000 और जो ग्रेड है वो प्रिंट होगा ए। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो ये आएगा। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के पहले पार्ट में यही है, इंट्रोडक्शन था, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या यूज़ होता है और कैसे हम उसके एलिमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसके वेरिएबल कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके वेरिएबल को मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो आज हमने अभी ये देखा है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर के और वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनके साथ हम कैसे आगे काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू।